हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं थियरी ऑफ નેચરલિઝમ यानी कि જે આપણે પ્રકૃતિવાદના સિદ્ધાંતો જે છે એના વિશે આજે વાત કરીએ છીએ। हमने लास्ट लेक्चर में प्रकृतिवाद जो है नेचरलिज्म जो है उसकी डेफिनेशन और उसके जो कोजेज है और यानी फैक्टर शिपिंग है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। बराबर, थोड़ी बहुत यानी वो टॉपिक पूरा क्लियर करने वाला है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि उसके जो कोजेज है उसके फैक्टर शिपिंग है, पर वही हमारे जो मर्केंटिलिज्म है उसकी क्रिटिसिज्म बन जाएंगे। बराबर, જે વાણિજ્યવાદની ટીકાઓને આપણે જોઈ હોય તો આપણે જે આપણે પ્રકૃતિવાદના જે કારણો આપણે કીધા એના ઉદ્ભવના કારણો એ જે આપણા વાણિજ્યવાદની ટીકાઓ બની જશે। ઓકે, એમાં થોડુંક શબ્દોની માયાજાળ બદલવાની છે, બાકી બધું એની જ વસ્તુઓ છે કે ભાઈ આ એની પ્રોબ્લેમ હતી એના કારણે એની અસ્ત થયો। बराबर, હવે આપણે આપણા टॉपिक पर आई गई है प्रकृतिवादना सिद्धांतों। हम हमारे पॉइंट्स में आ जाते कि नेशनलिज्म की थियरी कौन सी है। तो उसकी पहली थियरी है सप्रीमेंसी ऑफ नेचरल लॉ। बराबर, प्राकृतिक नियमों की सर्वोपरिता। जो नेचुरल लॉ है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे कि स्टेट लॉ बनाता है अलग अलग तरह के। बराबर, वो स्टेट के लॉ है, उसके सामने कुदरत के भी थोड़ी बहुत लॉ है, जैसे कि वही ठंडी लगती है, गर्मी लगती है वगैरह वगैरह, वो सब भी लॉ है। और कुदरत को वही हमारे पेड़ पौधे नहीं काट डालना चाहिए। फिर उसको भी जो किसान है उसको क्या उसकी जो ज़मीन है कि जहाँ पर वो एग्रीकल्चर करता है तो उसमें कौन से किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, वो सब भी उसमें बाय नेचर चीज़ें होती है। तो जब इंसान के जो नियम है, इंसान ने के बनाए हुए नियम और बाय नेचर जो लॉ है वो दोनों के बीच में क्लैश हो जाए, दोनों के बीच में संघर्ष हो जाए, बनने के बच्चे संघर्ष करिए, तो आप क्या नियमों पालन किसका ज़्यादा किसको मान्य रखना चाहिए, तो कि जो नेचुरल लॉ है उसको मान्य रखना चाहिए। ये उसकी पहली थियरी है। उसके बाद दूसरी थियरी है कि स्वेर पद्धति, लेजिस फेयर, जिसका कहते हैं हम कि भाई लेजिस फेयर यानी क्या है, तो जो गवर्नमेंट है वो सब इकोनॉमिकल, इंसान की जितनी भी इकोनॉमिकल प्रवृत्ति हो कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे क्या है कि लेजिस फेयर की मीनिंग में क्या है कि जो इंसान की इकोनॉमिकल प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज़ है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसमें गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। बराबर, उसको छूट दे देनी है, उसको जैसा करना हो ऐसा करे। मानो कि बच्चा 18 साल से ज़्यादा का हो गया तो फिर अपने माँ बाप छूट दे देते हैं, आप जो करना है करो, आपकी मर्जी आए वो करो, जाओ। शादी का जब शादी हो जाती है बाद में फिर कहते हैं कि भाई तेरी शादी हो गया, तेरे जो करना हो कर, ठीक है, और ऐसी सब बातें। लेकिन यहाँ पे जो लेजिस फेयर है उसको परवानगी नहीं है। नेचुरलिज्म में क्या है कि लेजिस फेयर की जो थियरी है उसकी परवानगी नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉ बनाने हैं जिससे नेचर को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि नेट प्रोडक्ट। बराबर, ચોખ્ખી ઉપજ અંગેના વિચારો, कि कुछ ऐसे सोचे हैं कि जिससे जो कि एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन के बारे में बात की है। ठीक है, अब एक किसान है, तो किसान मानो कि कुछ फसल डालता है और वो फिर कोई फसल आती है, फिर उस फसल से उसके जो इनकम होती है, मान लीजिए कि वो इनकम 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए ऐसे हैं कि जो उसने कॉस्ट किया है, एक्सपेंडिचर किया है, जैसे कि वो कुछ सामान लाएगा, इरिगेशन के लिए कुछ करेगा, ठीक है, सिंचाई माटे सुविधा पूरी पार से पानी मुझसे, और कोई बाद में लेबर को जो उनका दिन में जो चुकाना है, उसकी रोजगारी मजदूरी जो चुकानी है वो चुकाएगा। उसके बाद फिर और भी वो बीज लाएगा या फिर वो सब कुछ करेगा, तो उससे उसका कुल कुछ एक्सपेंडिचर होता है वो 2 लाख है। और उसके बाद का जो 3 लाख रुपए वो उसका सरप्लस है, यानी उसका बेनिफिट बोलेंगे तो बेनिफिट या फिर सरप्लस उसको बोले। गुजराती में एना अधिशेष कहीए। ये વધારાની જે આવક છે એ અધિશેષ છે,
ને તો આ શું થયું કે ભાઈ જે છે એ ચોખ્ખી ઉપજ છે, ઠીક છે। આ પ્રકૃતિવાદની એક થિયરી છે, આપણને ચોખ્ખી ઉપજ। આ थियरियो છે, આમાં कहीं डायग्राम के कશું नहीं आया, बराबर। इसमें कोई डायग्राम के कुछ भी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कंटेंट ही आएगा। उसके बाद क्या एक पॉइंट है कि वही चीज़ कि भाई एग्रीकल्चर में अधिशेष रहता है, लेकिन जो बिजनेस है या तो इंडस्ट्री है उसमें अधिशेष नहीं, सरप्लस नहीं रहता है। ऐसा क्यों? तो जो हमारे जो इकोनॉमिक्स है, फ्रांसवा क्वेंज ने वो क्या कहते हैं कि भाई जो एक्सचेंज इकोनॉमी है, वो एक्सचेंज इकोनॉमी में क्या है कि भाई जो बिजनेसमैन है वो कोई कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करता है, वो अनप्रोडक्टिव सोर्स है, बराबर। वो अनप्रोडक्टिव क्लास है। वो जो इंडस्ट्री है वो भी वो कहता है अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। वो एग्रीकल्चर के पास से कुछ ले के वो कुछ करेगा, ठीक है, और उसके बदले में वो कुछ देगा, क्योंकि एक्सचेंज इकोनॉमी है, कुछ ना कुछ देता है। तो फिर वो उसके पास जो आएगा इनकम आएगी, वो लेबर को फिर और अलग अलग उसके जो रिसोर्सेज है उसको लेनी होगी, ठीक है, उसके वर्कर है, बराबर। फिर वो जो रॉ मटेरियल्स लाता है वहाँ पे देनी है, यानी वो एक्सचेंज ही करता है। वो यहाँ पे सुन लिए, वो एक्सचेंज ही करता है, ठीक है। इसीलिए उसको कुछ भी सरप्लस नहीं रहता, उसको कुछ बेनिफिट नहीं रहता, ऐसा फिट्जो जो है वो मानते हैं, और वो भी एक बात है। उसके बाद का पॉइंट्स है कि उत्पादक ने अनुत्पादक वर्ग। यहाँ पे उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्लास, बराबर। प्रोडक्टिव क्लास यहाँ पे फिट्जो जो है हमारे प्रकृतिवादी जो है, निसर्गवादी जो है वो किसको मानते हैं? तो क्या प्रोडक्टिव जो क्लास है उसमें ओनली फॉर किसान को मानते हैं, क्योंकि भाई नेचुरल में से कुछ बनाना है तो कौन बनाता है, कौन पैदा करता है? तो કે કિસાન है, એટલે કે ખેડૂત છે એ ઉત્પાદક વર્ગ છે। પછી એના પછી અનુત્પાદક વર્ગ यानी अनप्रोडक्टिव क्लास। अनप्रोडक्टिव क्लास में किसको मानते हैं? तो कहते हैं कि जो जमींदार है, जो जमीन के मालिक है, वो अनप्रोडक्टिव वर्ग है। वो तो क्योंकि कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं करते, यानी वो अनप्रोडक्टिव है। तो तीसरा एक वर्ग क्लास है, वो कौन सा है कि भाई जो अदर क्लासेस है, बराबर। अदर प्रोडक्टिव क्लास, उसमें कौन है? तो क्या जो बिजनेसमैन है वो अदर क्लास है। ये यानी यहाँ भी 3 चीज़ें हैं। उसके बाद में है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टैक्स, ऑफ वन टैक्स, बराबर। ऑफ वन टैक्स, एक करनो ख्याल। यानी यहाँ पे मैंने जब आपको बात की कि जो ચોખ્ખી ઉપજનો અંગેનો વિચાર છે, जो अबाउट नेट का प्रोडक्ट का विचार सोच है, उसमें क्या था कि भाई उसको कुछ रहता है। 3 लाख रुपए की हमने बात की थी किसान की, बराबर। वो 3 लाख रुपए जो रहे उसमें से बेनिफिट हुआ, वो सरप्लस रहे, उस पर ही यहाँ गवर्नमेंट टैक्स डालेगी और कहीं भी टैक्स नहीं डालेगी, ठीक है। इसके लिए उसको कैसा कहते हैं कि वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कहीं भी टैक्स नहीं डालना। उसको कहाँ पे डालना है? वो ज़्यादा इनकम हुई उस पर ही डालना है। उसको जो कॉस्ट हुआ, एक्सपेंडिचर हो, उसको बात करके जो सरप्लस है उस पर ही डालना है। और लास्ट है टेब्लो इकोनॉमिक। टेब्लो इकोनॉमिक यानी ये आपकी पूरी मेथड ये बनी कि भाई 3 क्लास हुए हैं, कौन से तो क्या प्रोडक्टिव और नॉन अनप्रोडक्टिव। अदर मेन तो 2 ही देखने हमें, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। ये 2 क्लास हुए। प्रोडक्टिव क्लास कौन है? तो क्या किसान है। वो प्रोडक्टिव क्लास है, उनको क्या होता है? तो क्या उनको कुछ में इनकम मिलती है, और वो इनकम क्या है? तो क्या उसमें से एग्रीकल्चर में से मिलती है। उस इनकम का कुछ है उसका एक्सपेंडिचर के पीछे जा सकता है, और कुछ इनकम उसको क्या रहती है? तो क्या सरप्लस रहती है। ये पूरी जो अखी पूरा चार्ट जो बनेगा हमारे सामने, वो पूरा चार्ट जो मेथड है, पूरे चार्ट की मेथड है, और टैब्लो इकोनॉमिक है यहाँ। यानी हमारा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक या सॉरी हमारा नेचुरलिज्म है, वो कैसी इकोनॉमी है? तो क्या टैब्लो इकोनॉमिक है, बराबर। और टैब्लो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो उन्होंने ही दिया था जिन्होंने ये नेचुरलिज्म के, क्योंकि ये टैब्लो इकोनॉमी नेचुरलिज्म की टैब्लो इकोनॉमी कहते हैं, यानी उसका कॉन्सेप्ट किसका होगा? तो क्रेंजवे का था, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, यानी उसकी हमने कहाँ कब शुरू हुआ था, किस तरह से हुआ था, कौन से देश से शुरू हुआ था, उसकी डेफिनेशन कौन सी है, उसके
रीज़न कौन से उसके शुरू होने के, बराबर, शुरू होने के, वो सब हमने अगली वीडियो में देखी थी। और अभी हमने उसके कौन से थियरी, उस थियरी के बारे में बात की, टोटल 7 थियरी के बारे में बात की यहाँ पे हमने, ओके। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने वाले हैं कि मर्कांटिलिज्म है, तो मर्कांटिलिज्म की क्या क्रिटिसिज्म है, और हमारा नेचुरलिज्म है उसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, और एडम स्मिथ की जो थियरी है उसकी एडम स्मिथ ने इसमें कौन सी क्रिटिसिज्म की है। तो ये वैसे तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एडम स्मिथ ने जो क्रिटिसिज्म की है उसको ही यहाँ पे देखना है हमें, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडम स्मिथ ने इसके बारे में क्या क्रिटिसिज्म की है, એટલે કે એડમ સ્મિથે શું ટીકા કરી છે એના વિશે વાત કરીશું, ઓકે, થેન્ક યુ, બાય।